जॉब मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सहित अन्य के खिलाफ समन जारी किया है 4 अक्टूबर को शामिल होने के लिए। इस पर सुशील मोदी ने तंज कसा, कहा है कि ललन सिंह ने इतने पुख्ता एविडेंस दे दिए हैं कि इससे बच पाना अब मुश्किल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने विरोधियों के लिए ये कहीं ना कहीं एक हथियार के तौर पर ये पूरी कार्रवाई करती रही है। कभी किसी भी मसले को तार्किक परिणति पर वो पहुंचा नहीं पाए हैं, और शायद इसीलिए ईडी और सीबीआई के जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो बेहद बुरे हैं। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर कोई भी आरोप लगे, उन आरोपों की जब अनुसंधान होता है तब उसकी सच्चाई का पता चलता है। दरअसल इन मामलों में कोई दम नहीं है, और इन मामलों से लालू जी या आरजेडी के नेताओं के खिलाफ कोई मामला भविष्य में कभी बन नहीं पाएगा, इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को है। और इसीलिए वो मामलों को उलझाकर जब भी दबाव उन पर बढ़ने लगता है तो बतौर एक हथियार के इसका इस्तेमाल वो करते हैं। मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी लोकसभा में बीएसपी के सांसद दानिश अली से उनके आवास पर उन्होंने शुक्रवार को मुलाकात की है, और उनके ऊपर भाजपा सांसद रमेश बिधू द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने हम आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ये अत्यंत शर्मनाक और अशोभनीय आचरण है, और इस तरह के स्पष्टीकरण का औचित्य क्या है जब सब कुछ कैमरों के सामने है। तो फिर उसके आधार पर उनकी बर्खास्तगी का मामला बीजेपी को तय करना चाहिए था। अविलंब उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मुक्त करना चाहिए था, और उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। छोटे छोटे सवालों पर जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर वो हमलावर होते हैं, दूसरी तरफ उनके नेताओं के इस तरह के अनेक आचरण हैं जिन पर कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन ताज़ा मामला संसद की गरिमा और एक निर्वाचित प्रतिनिधि को जिस तरह से अपमानजनक उनके खिलाफ टिप्पणियां दर्ज की गई हैं, ये भारत के संसदीय इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज किया जाएगा। राहुल गांधी ने भाजपा संस्करण विधेयक, महिला विधेयक की आलोचना की है और उसके कार्यान्वयन पर सवाल खड़े किए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने विधेयक में ओबीसी को लेकर के भी बात कही है और इसे 100% अफसोस जाहिर किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा तो ईंट से उठ हो जाता है। देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी की साफगोई और स्पष्टवादिता की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने स्वीकारा कि 2010 में उनकी पार्टी से चूक हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियां कब स्वीकार करेगी कि अगर उनकी नीयत साफ होती तो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के उनका जो ये जल्दबाजी में लिया गया दोषपूर्ण निर्णय था, ये बहुत पहले इसे सही तरीके से सभी दलों से बातचीत करके अपने 9.5 वर्षों के कार्यकाल के बीतने का इंतजार नहीं करते, शुरुआत में ही सबसे बात करके इसे संसद में लाते। लेकिन ये फ़र्क है, दो जो अलग अलग धाराएं हैं, जो एनडीए और इंडिया की जो दो धाराएं हैं, उनके नेताओं के बीच का जो एक बड़ा फ़र्क है, इसे राहुल गांधी जी के इस बयान ने बिल्कुल साफ कर दिया है। बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए कि इन 9.5 वर्षों में उन्होंने आखिर किया क्या है। और जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी आरक्षण, जातीय आधारित जनगणना,
आज समय की मांग है और इसे टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे जितनी जुगत भिड़ा ले, हर दिन वो कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय के लोगों के मन में उनके लिए जो बची खुची भी जगह है उसको वो खत्म करते जा रहे हैं। देवगौड़ा की जेडीएस एनडीए का दामन थाम लिया है। देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने एनडीए का हिस्सा बनने का निर्णय लिया और इसकी जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इस जेडीएस का गठन 1996 जून में हुआ था और तब से लेकर के देवगौड़ा 97 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके बेटे कुमार स्वामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात करके यह निर्णय लिया है। देखिए, ताज़ा कर्नाटक चुनाव ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जेडीएस की ज़मीन अब पहले जैसी नहीं रही है। उनका वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया है। भारतीय जनता पार्टी की हालत कर्नाटक में किसी से छिपी हुई नहीं है। एक शर्मनाक हार उन्हें वहाँ की जनता ने दी है। अब इन्हें जेडीएस की बैसाखी की ज़रूरत है और जेडीएस को किसी एक अलायंस का हिस्सा बनना उनकी व्यवस्था है और ये उन्हें मालूम है कि इंडिया में उनकी दाल नहीं गलने जा रही है। दूसरी तरफ कल का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि एआईएडीएमके ने रिश्ता एनडीए से तोड़ लिया है। तो चुनाव जब करीब होते हैं तो ताबड़तोड़ ऐसे कई फैसले होते हैं, लेकिन सच ये है कि इस तरह के जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी अलायंसेज में लोग आते हैं या जाते हैं लोगों का जब मन बन जाता है और ये तय हो गया है कि हिंदुस्तान में एनडीए की वापसी अब नहीं होगी, तो फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा।